सूरज क्षितिज के नीचे चला गया। आसमान गहरा नारंगी, फिर गहरा बैंगनी हो गया। लकड़ी के धुएं और गीली धरती की खुशबू से हवा भारी हो गई। झिंगुर चहचहा रहे थे। रात के आते ही सन्नाटे के बीच उनका गाना एक निरंतर लय था। नंदगांव में परछाइयां लंबी और पतली हो गईं। परिचित आकृतियों को भयानक सिलहूट में बदल दिया। दिन की गर्मी अभी बाकी थी। मिट्टी की ईंटों के घरों को गर्म कंबल की तरह ढंके हुए थी। महिलाएं उनकी साड़ियां और रोशनी की आखिरी किरणों को पकड़ती हुई अपने बच्चों को पुकार रही थीं। यह वह समय था जब दिन रात को समर्पण कर देता था और परिचित अज्ञात में बदल जाता था। इस रोमांचक कहानी के लिए बने रहें। अगले भाग के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो लुका छिपी खेलते हैं, लेकिन इस बार जंगल के किनारे पर छिपते हैं। नहीं आरव, जंगल के पास नहीं। दादी कहती हैं सूरज डूबने के बाद खतरनाक होता है। डरो मत मीरा, जंगल में पेड़ और पक्षियों के अलावा कुछ नहीं है। 1, 2, 3, 98, 99, 100 मिला लिया। मीरा, रवि, कहां हो? रवि, अब मजाक नहीं। आरव देखो। क्या है मीरा, इतना डरो मत। लेकिन मीरा जमी हुई खड़ी रही। उसकी निगाहें हिलती हुई परछाई पर टिकी हुई थीं। उसके चारों ओर की हवा एक अनदेखी ऊर्जा से कड़कड़ाहट करने लगी, जिससे उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। यह ऐसा था जैसे जंगल खुद अपनी सांस रोककर अनदेखी आंखों से उन्हें देख रहा हो। एक नीची कर्कश गुर्राहट, बमुश्किल से सुनाई देने वाली लेकिन अचूक, जंगल के बीच से उठती हुई प्रतीत हुई। आरव प्लीज चलो, घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। आरव आखिरकार अपनी बहन की आवाज में सच्ची दहशत को भांपते हुए उसकी ओर मुड़ा। क्या हुआ मीरा, क्या गड़बड़ है? लेकिन इससे पहले कि मीरा कुछ जवाब दे पाती, एक आवाज प्राचीन और चेतावनी से भरी हुई गोधूली में गूंज उठी। दादी, बच्चे वहां से दूर आओ। बच्चे घूमकर अपनी दादी को देखने के लिए दौड़े। उनका चेहरा चिंता से सिकुड़ा हुआ था और वे उनकी ओर दौड़ रही थीं। उसके चांदी के बाल मरते हुए प्रकाश में चमक रहे थे और उसकी आंखें, जो आमतौर पर गर्मजोशी से जगमगाती थीं, चिंता से काली हो गई थीं। दादी, हम लुका छिपी खेल रहे हैं, लेकिन हमें रवि नहीं मिल रहा है। रवि यहाँ है। कुएं के पीछे से एक आवाज आई। रवि सामने आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें एक ऐसे आतंक से फैली हुई थीं जिसे वह छिपा नहीं सका। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने क्या देखा। वह फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। दादी, उनका चेहरा उदास, बच्चों को गांव की ओर ले गई। दादी, आओ आओ, सूरज डूबने के बाद यहाँ सुरक्षित नहीं है। जंगल रहस्यों को अबाधित छोड़ देता है। भाग 7, साए बेनकाब। जैसे ही वे धूल भरे रास्ते पर वापस दौड़े, सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, जिससे लंबी भयानक परछाइयां पड़ीं, जो उनका पीछा करती हुई प्रतीत हुईं। बच्चे अपना पहले का उत्साह भूलकर घबराहट से अपने कंधों पर नजरें दौड़ा रहे थे। पत्तों की हर सरसराहट, हर दूर की आवाज उनके दिलों की धड़कन तेज कर देती थी। परछाइयां लंबी होती गईं और टेढ़ी मेढ़ी होती गईं, धुंधली रोशनी में भयानक आकृतियां लेती गईं। यह ऐसा था जैसे अंधेरा खुद जीवित हो, अनदेखे हाथों से पहुंच रहा हो। हवा, जो कुछ क्षण पहले ही चमेली और लकड़ी के धुएं की गंध से भर गई थी, अब एक धुंधली धातु जैसी गंध ले आई, जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा गई। एक बार परिचित रास्ता अब चुजदी और खतरनाक लग रहा था, और फिर उन्होंने उन्हें देखा। जंगल के किनारे पर काले सिलहूट बमुश्किल दिखाई दे रहे थे, लेकिन अचूक वहां थे। परछाई वाली आकृतियां, लंबी और खूबसूरत, जंगल के किनारे पर पेड़ों से निकलीं। वे चलने के बजाय सरकते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी हरकतें लगभग अलौकिक थीं। उनके रूप अस्पष्ट थे, हवा में आग की लपटों की तरह हिलते और लहराते हुए। बच्चे मुश्किल से उनके चेहरे को पहचान पा रहे थे, लेकिन खतरे की भावना स्पष्ट थी। लेकिन उनके इरादे में कोई गलती नहीं हुई। आंकड़े उद्देश्य के साथ आगे बढ़े। उनकी निगाहें बच्चों पर टिकी हुई प्रतीत हुईं। वे एक भयानक अनुग्रह के साथ आगे बढ़े। उनकी हरकतें तरल और अप्राकृतिक थीं, जैसे कि वे बच्चों के समान भौतिक नियमों से बंधे नहीं थे। उनकी उपस्थिति ने बच्चों के माध्यम से आदिम भय की लहर भेज दी। यह एक ऐसा डर था जो तर्क संगत से परे था, जो कुछ प्राचीन और सहज में टैप कर रहा था। बच्चे जानते थे कि उन्हें दौड़ना है, लेकिन उनके पैर शीशे की तरह महसूस हो रहे थे।
उनकी सांसें उथली और तेज थीं। परछाइयां पास आती हुई प्रतीत हुईं और आगे का रास्ता अंतहीन लग रहा था। दौड़ो। आरव चिल्लाया, उसकी आवाज दहशत से फटी जा रही थी। उसने मीरा का हाथ पकड़ा, उसे अपने साथ खींचते हुए जैसे ही वे गांव की सुरक्षा के लिए दौड़े। रवि दहशत से फैली आंखों वाला पीछे पीछे दौड़ा। परछाई वाली आकृतियां उनके पीछे पीछे सरकती रहीं। उनकी खामोशी उनके खतरे को बढ़ा रही थी। बच्चों की सांसें फूलने लगीं, उनके पैर परिश्रम से जलने लगे। गांव की बत्तियां गर्म और आमंत्रित पीड़ादायक रूप से बहुत दूर लग रही थीं। उनके पीछे कर्कश गुर्राहट तेज होती गई। उनके दिलों की धड़कन गूंज उठी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उन्हें आगे बढ़ाने वाला डर आदिम और सहज था। वे यह निश्चित रूप से जानते थे कि रुकना, यहाँ तक कि धीमा होना भी, एक ऐसे भाग्य को आमंत्रित करना होगा जिसके बारे में सोचना भी भयानक है। वे अपनी दादी की झोपड़ी में घुस गए, सांस फूली हुई और भयभीत। उनके दिल उनकी छाती में ऐसे धड़क रहे थे जैसे वे मीलों तक दौड़े हों। अपने पीछे की अजीबोगरीब लकड़ी के दरवाजे को पटककर बंद कर दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह उन्हें डराने वाली किसी भी चीज को बाहर रखेगा। उनकी दादी, उनका चेहरा चिंता और उम्र की रेखाओं से सिकुड़ा हुआ था, जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें अंदर अशर किया। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। तुमने क्या देखा? उसने पूछा। उसकी आवाज चिंता और तात्कालिकता का मिश्रण थी। उसने मांग की। उसकी आवाज तात्कालिकता के साथ तेज थी, बच्चों की दहशत को चाकू की तरह काट रही थी। बच्चे आराम के लिए एक साथ हडल्ड, अपनी कहानी को स्टैमर्ड समझाने की जल्दबाजी में उनके शब्द एक दूसरे पर गिर रहे थे। उनकी आवाजें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। हर कोई एक दूसरे की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन्होंने जंगल में देखी गई भयावहता को याद किया था। दादी ने धैर्यपूर्वक सुना। हर गुजरते पल के साथ उनका हाव भाव गंभीर होता जा रहा था। जब वे समाप्त हो गए, उसने गहरी सांस ली। उसके कंधे प्राचीन ज्ञान के भार और उसे जो बताना था उसके बोझ से झुक गए। वे जंगल की आत्माएं थीं, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। वे प्राचीन और शक्तिशाली हैं, पेड़ों से भी पुराने हैं, और वे परेशान होने के लिए कृपया नहीं लेते हैं। वे वे अपने डोमेन की कड़ी सुरक्षा करते हैं और आसानी से माफ नहीं करते हैं। उसने बारी बारी से उनमें से प्रत्येक को देखा। उसकी आंखें उदासी और चेतावनी के मिश्रण से भरी हुई थीं, जैसे कि वह उनके युवा कंधों पर भविष्य का भार देख सकती हो। तुम इस बार भाग्यशाली थे, उसने जारी रखा। उसकी आवाज थोड़ी नरम पड़ गई। आत्माएं अक्सर उन लोगों पर दया नहीं करती जो उनके अधिकार क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं। यह बात अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि जंगल केवल पेड़ और जानवर नहीं है। यह प्राचीन जादू और आत्माओं के साथ जीवित है जो सम्मान की मांग करते हैं। अगली बार आप इतने भाग्यशाली नहीं हो सकते हैं। खंड 10 सुस्त छाया। जैसे ही अंधेरा गांव में घिर आया, बच्चे अपनी दादी के चारों ओर घिर गए। उनकी जंगल की आत्माओं की कहानियां सुन रहे थे। किस्से प्राचीन थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे थे। हर शब्द रहस्य और आश्चर्य में डूबा हुआ था। उन्होंने प्राचीन रस्मों, भूले हुए देवताओं और मानवीय दुनिया और आत्मा की दुनिया के बीच नाजुक संतुलन की बात कही। दादी की आवाज एक सुखदायक राग थी, जो हवा में हल्की हवा की तरह बुनी जाती थी। उसकी कहानियों ने बच्चों के मन में उस समय की विशद तस्वीरें पेश की, जब गांव छोटा था और जंगल खतरे और अभयारण्य दोनों का स्थान था। बच्चे उत्सुकता और भय के संकेत के साथ अपनी आंखें चौड़ी करके सुनते थे। बाहर हवा गरज रही थी, खिड़कियां खड़खड़ा रही थीं और उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा गई थी। सरसराते पत्तों और चरमराती शाखाओं के माध्यम से रात जीवित लग रही थी, फुसफुसाते हुए रहस्य। लेकिन झोपड़ी के अंदर अपनी दादी की उपस्थिति की गर्मी और तेल के दीपक की टिमटिमाती रोशनी से घिरे वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। दिए की चमक दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाल रही थीं, जो अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के बीच रोशनी का एक कोकून बना रही थी। अगली सुबह गांव सामान्य स्थिति की आवाजों से जाग गया। चिड़ियों ने चहचहाहट की, मुर्गे ने बांग दी और ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों में लग गए। रात की कहानियां एक दूर के सपने की तरह लग रही थीं,
जो भोर की पहली रोशनी के साथ लुप्त होती जा रही थीं। सूरज तेज चमक रहा था, रात के सायों को दूर भगा रहा था। इसकी किरणें गर्मजोशी और जीवन लेकर आईं, जिससे गांव और उसके लोग रोशन हो गए। ग्रामीण अपने दैनिक कार्यों में लग गए। उनके चेहरे ग्रामीण जीवन की परिचित लय से सराबोर थे। महिलाएं कुएं से पानी खींचती थीं, पुरुष खेतों की देखभाल करते थे और बच्चे खुले स्थानों में खेलते थे। लेकिन हवा में एक स्पष्ट तनाव बना रहा। पिछली रात की कहानियों ने एक छाप छोड़ी थी, जो उनके आसपास की अनदेखी ताकतों की एक सूक्ष्म याद दिलाती थी। बच्चों की हंसी कम लापरवाह लग रही थी। उनके खेल गांव के चौक की सुरक्षा तक ही सीमित थे। उन्होंने जिज्ञासा और सावधानी के मिश्रण के साथ जंगल की ओर देखा। उनके दिमाग में अभी भी उनकी दादी की कहानियां गूंज रही थीं। उनका सामान्य उत्साह एक अनकहे समझ से कम हो गया था कि दुनिया जितनी उन्होंने कल्पना की थी, उससे कहीं अधिक बड़ी और रहस्यमयी थी। वे एक दूसरे की संगति में सुकून पाते हुए एक दूसरे से लिपट गए, और जब सूरज ढलने लगा तो पूरे देश में लंबी लंबी परछाइयां पड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे गांव ने अपनी सांस रोक ली हो। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी ने झोपड़ियों और खेतों को नारंगी और लाल रंग के रंगों में रंग दिया। एक सुंदर लेकिन भूतिया नजारा। नंदगांव में सन्नाटा छा गया। ग्रामीण चुपचाप चले गए। उनकी निगाहें अक्सर जंगल के किनारे पर जाती रहीं। कल रात की कहानियां उनके मन में गूंजती रहीं, उस नाजुक संतुलन की याद दिलाती हैं जिसमें वे रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जंगल दिन में शांत और सुंदर, रहस्य सबसे अच्छा अबाधित छोड़ दिया। जैसे जैसे परछाइयां लंबी होती गईं और रात नजदीक आती गई, गांव ने खुद को उन रहस्यों के लिए तैयार कर लिया जो अंधेरा ला सकता है।